हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रतिका गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम जनरल डिफेंसेस पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। जनरल डिफेंसेस चैप्टर मैंने पिछली 2 वीडियोस में भी कवर करवाया, जिसमें हमने पहले 4 डिफेंसेस कवर किए थे। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड इफ यू हैव नॉट व्यूड दोज वीडियोस, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उन वीडियोस को भी देख लेना सो एज टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट अस बिगिन। आज हम 3 डिफेंसेस कवर करेंगे और वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उनसे, विच इज प्राइवेट डिफेंस, नेसेसिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। सो प्राइवेट डिफेंस को समझने के लिए हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना होगा एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दीज, ये डिफेंस कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज दीज आर द ओनली 2 एसेंशियल्स ऑफ दिस डिफेंस। पहला है रीजनेबल फोर्स, यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स, एंड सेकेंड इज देयर शुड बी एन इमिनेंट थ्रेट टू वंस पर्सनल सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल फोर्स? रीजनेबल फोर्स का मतलब होता है फोर्स विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, समथिंग विच इज नॉट एक्सेसिव, राइट। अब आपको कोई इंसान हिट करता है, राइट, इन ऑर्डर टू डिफेंड योर सेल्फ आप कोई ना कोई फोर्स यूज करोगे, बट जो फोर्स एज पर द सिचुएशन आपने यूज किया वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान आपको आके स्ट्राइक करता है, यू जस्ट कैन नॉट कट ऑफ हिज हेड कि इसने मुझे टच किया, इसने मुझे स्ट्राइक किया और इसीलिए मैंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए आई कट ऑफ हिज हेड। दैट इज नॉट समथिंग टर्म्ड एज रीजनेबल। सो रीजनेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट एक्सेसिव, something which is absolutely necessary for the situation, in that situation in order to defend yourself, something which is not more than the occasion demanded। जितनी जरूरत थी उतना फोर्स होना चाहिए। और वो रीजनेबल कैसे होगा, कोर्ट किस तरीके से सर्टन करेगा? मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया कि कोर्ट हमेशा लुक्स इनटू दिस मैटर ऑफ रीजनेबलनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रीजनेबल मैन। एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन उस सिचुएशन में क्या करता, उस चीज को समझते हुए कोर्ट जो है वो डिसीजन लेता है और वो देखते हैं कि रीजनेबल फोर्स इस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमिनेंट थ्रेट। इमिनेंट थ्रेट का मतलब होता है कि व्हेन देयर इज अ स्पॉन्टेनियस, बहुत इमिनेंट थ्रेट है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सपोज बी ने सोचा कि ए एक दिन आएगा और मुझे मार के जाएगा, तो इससे पहले वो मुझे मारे मैं उसको हिट कर देता हूँ पहले ही। नो, दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज समथिंग जो आपने अपने सेल्फ डिफेंस में किया। नो। और ऐसा भी नहीं है कि आउट ऑफ रिटालिएशन आपने किया कि ए ने बी को आज मार दिया और बी 2 दिन बाद जाता है और ए को हिट करके आता है, वो भी सेल्फ डिफेंस का पार्ट नहीं होगा। इमिनेंट थ्रेट का होना जरूरी है। इमिनेंट थ्रेट टू वंस सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी। इमिनेंट मतलब एकदम साइमल्टेनियस, राइट। इमिनेंट 2 दिन बाद 4 दिन बाद आप जा रहे हो और सडन आपको याद आ रहा है, दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज इमिनेंट। एंड there must be use of reasonable force to protect one's person or property, and second is that force used must have been against some imminent threat। और अगर ये दोनों essentials complete होते हैं, the defendant can easily avail this defense of private defense। अब अगर आपको याद हो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बर्ड्स वर्सेस हॉलब्रूक केस डिस्कस किया था। वो हमने किया था अपने सेकेंड डिफेंस में, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, राइट। उसमें क्या हुआ था कि जो एक प्लेंटिफ थे, ही वॉज अ ट्रेसपासर। उन्होंने क्या किया था? ट्रेसपास किया था। ट्रेसपास का मतलब होता है अनलॉफुल एंड अनजस्टिफाइबल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स प्रीमाइसेस। यू आर इंटरफेयरिंग विद द पर्सन्स यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। आप किसी के पास जाते हो और उनकी प्रीमाइसेस में इंटरफेयर करते हो, वो ट्रेसपास होता है, टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास होता है। अब प्लेंटिफ ने इस केस में क्या किया था? टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास कमिट किया था, बट डिफेंडेंट ने क्या किया था? डिफेंडेंट ने अपने प्रीमाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्प्रिंग गन्स को फिक्स करवाया था। स्प्रिंग गन्स बहुत ही डेंजरस होती हैं और उनको अगर आप इरेक्ट करवाते हो ये कह कर कि मैंने अपनी प्राइवेट डिफेंस के लिए किया था, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये किया था, विदाउट एनी क्वेश्चन नोटिस, विदाउट एनी वार्निंग सिग्नल, राइट, विदाउट एनी लाइटनिंग और डेंजर सिग्नल, अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपके पार्ट पे भी बहुत ही रॉन्गफुल एक्ट है। तो यहाँ पे अगर डिफेंडेंट ये डिफेंस अवेल करते हैं तो उनको डिफेंस अवेल करने नहीं दिया जाएगा, because spring guns को इरेक्ट करवाना cannot be termed as something which is reasonable, obviously, right। It is something more than the occasion demanded। अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए you can keep a fierce dog जो आपके घर को प्रोटेक्ट करे। आप ग्लास स्पाइक्स भी लगवा सकते हो, पीसेस ऑफ ग्लास भी लगवा सकते हो अपनी प्रीमाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट स्प्रिंग गन्स को इरेक्ट करवाना इज नॉट समथिंग विच इज रीजनेबल। सो वहां पे आप इस डिफेंस को अवेल नहीं कर सकते। एंड यस, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? ऑब्वियसली ओनर्स ऑफ प्रूफिंग ये डिफेंडेंट पे रहेगा। डिफेंडेंट को प्रूफ करना होगा
कि मुझे एक इमिनेंट थ्रेट था, देयर वाज एन इमिनेंट थ्रेट टू माय पर्सनल सेफ्टी और माय प्रॉपर्टी। मोरओवर जो फोर्स मैंने यूज किया एज पर द सर्कमस्टांसेस वो बहुत रीजनेबल था। तो डिफेंडेंट हैज टू प्रूव, जब वो इस चीज को प्रूव कर देंगे ही कैन इजीली अवेल दिस डिफेंस। नेक्स्ट इज द नेसेसिटी, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। इसको समझने के एग्जांपल के साथ, सपोज एक्स एंड वाई, देयर आर टू पीपल हु आर नेबर्स इन अ फ्लैट। वाई की प्रीमाइसेस को आग लग जाती है और एक्स देख लेता है। एक्स अब वाई की प्रीमाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जाएगा और एज अ रीजनेबल मैन वो क्या करेगा, उसकी प्रीमाइसेस में जो भी उसका फर्नीचर होगा या जो भी बिलोंगिंग्स होंगी टू वाई, वो उनको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ताकि ही विल ट्राई टू प्रिवेंट ग्रेटर ईविल फ्रॉम हैपनिंग, कि अब आग तो लग चुकी है बट उससे ज्यादा और कोई नुकसान ना हो। यानी कि एक ऐसा एक्ट करेगा जिससे डैमेज जरूर हो सकता है, एक ऐसा एक्ट करेगा जिससे डैमेज जरूर हो सकता है और वो इंटेंशनल भी हो सकता है। एक्स को पता है कि अगर मैं सामान बाहर फेंकूंगा तो उसमें से कुछ ऐसी बिलोंगिंग्स हैं जो शायद खराब हो जाएं, ही नोज। बट ऐसा एक्ट एक इंसान के द्वारा करना जिससे डैमेज भी हो, जो इंटेंशनल भी हो सकता है, बट वो क्यों किया, ओनली टू प्रिवेंट ग्रेटर ईविल फ्रॉम हैपनिंग। तो वहां पे आप नेसेसिटी का डिफेंस जो है वो अवेल कर सकते हो। ऐसा ही एक और केस लॉ हुआ था विच इज कॉप वर्सेस शार्प 1891। इसमें क्या हुआ था कि डिफेंडेंट के एक सर्वेंट थे, उन सर्वेंट ने देखा कि प्लेंटिफ के जो प्रीमाइसेस हैं, राइट, उनको आग लग चुकी है, बट उस प्रीमाइसेस के बिल्कुल ही एडजॉइनिंग उस सर्वेंट के जो मास्टर थे, डिफेंडेंट थे, उनकी शूटिंग रेंज थी। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी, प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए और डिफेंडेंट खुद की शूटिंग रेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने क्या किया, टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास कमिट किया। वो उनकी प्रॉपर्टी में गए और उनकी प्रॉपर्टी में जाके उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, क्योंकि उन्होंने वो एक्ट क्यों किया, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म और ग्रेटर ईविल फ्रॉम हैपनिंग। तो यहाँ पे उन्होंने इजीली इस डिफेंस को, नेसेसिटी को जो है वो क्लेम अवेल किया था। ठीक है, सो इससे निकल के एक मैक्सिम आता है विच इज solus populi suprema lex, which means welfare of people is supreme law। यहाँ पे हम ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, हम किसी ग्रेटर ईविल, ग्रेटर हार्म को होने से बचाते हैं, तो वहां पे वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ, और इसी मैक्सिम को यूज करते हुए हम इस डिफेंस को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट इज द डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, व्हाट इज मीन बाय स्टैट्यूट, इट इज लॉ। जब आपको लॉ की या लेजिस्लेचर की अथॉरिटी मिल जाती है किसी काम को करने की, तो वहां पे भी आपको लायबल कोई नहीं ठहरा सकता, विच मीन्स ऐसा कोई भी एक्ट जो एक इंसान ने किया जिससे डैमेजेस हो सकते हैं, बट क्योंकि यू हैव डन दैट एक्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ सम स्टैट्यूट और लॉ, यू कैन इजीली अवेल दैट डिफेंस। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत बार हम सुनते हैं डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो जब डैम्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट होती हैं, देयर इज ऑलवेज एन इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स प्राइवेट लैंड। हमेशा उस इंसान की प्राइवेट लैंड के साथ होता है। जहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट होती हैं तो जो ट्राइबल एरियाज के आसपास के लोग होते हैं, दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर प्रीमाइसेस, राइट, दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर प्रीमाइसेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके पास सिर्फ एक ही रेमेडी अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट दोज पीपल। गवर्नमेंट उनको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करती है, रिहेबिलिटेट करती है किसी तरीके से। यानी कि वहां पे वो लोग ऑल ऑफ अ सडन केस फाइल नहीं कर सकते अगेंस्ट गवर्नमेंट कि हमारा जो वी आर अपरूटेड फ्रॉम आवर होम टाउन, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस अवेल किया जाता है। और इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट्स होते हैं ना, वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे लाइन्स कंस्ट्रक्ट करी हैं, रेलवे लाइन्स बनाई गई, तो जब रेलवे बनाया गया, आसपास की देयर इज ऑलवेज एन इंटरफेरेंस विद प्राइवेट लैंड, बट उसके कुछ कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट्स भी होंगे, विच मीन्स जब रेलवे चलेंगी तो बहुत नॉइज भी रहेगी पूरे दिन, ठीक है, स्मोक भी एमिट होगी, ठीक है, बहुत सारी स्पार्क्स भी आएंगी, बहुत शोर रहेगा, राइट। तो वहां पे कोई भी इंसान केस फाइल नहीं कर सकता कि रेलवेज की कंस्ट्रक्शन के कारण मुझे कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट्स हो रहे हैं। दैट इज समथिंग विच इज ऑब्वियस। एक पर्सन ये नहीं कह सकता कि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी है और उसका जो रेटेड है डेप्रिशिएटेड, जस्ट बिकॉज यहाँ रेलवे लाइन्स बनाई गई इसलिए मुझे इस चीज़ के लिए कॉम्पेंसेट करो। अब कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट देगी, बट जितना स्टैट्यूट को लगेगा, लॉ को लगेगा, वो सारे कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट्स को कवर करते हुए आपको एक ही रेमेडी अवेलेबल कर सकती है, विच इज कॉम्पेंसेशन। बट यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ और अलग से क्लेम नहीं कर सकते हो इस चीज़ को, बिकॉज उनके पास एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस है। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है, दैट इज स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी 1870 का केस लॉ है। इसमें क्या हुआ था
कि जो डिफेंडेंट रेलवेज थे उन्होंने क्या किया, जो बहुत सूखी ग्रास होती है, राइट, ग्रास एंड हेजेस जो होती हैं, उन्होंने बाय द साइड ऑफ रेलवे ट्रैक्स रख दिया। जैसे ही ट्रेन रेलवे ट्रैक से निकल के गई, उन ग्रास को, उन हेजेस को आग लग गई। नाउ इट वाज अ विंडी डे, wind carried away those grasses and hedges with itself to the plaintiff's cottage। वो प्लेंटिफ के कॉटेज में चली गई। जब वो उड़ के प्लेंटिफ के कॉटेज में गई तो उसके कॉटेज को आग लग गई। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कोई कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब ऑब्वियसली जो कॉटेज ऑनर है, प्लेंटिफ है, वो केस फाइल करेंगे कि मेरे कॉटेज को आग लगी ड्यू टू द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट रेलवेज। यहाँ पे दे कैन नॉट अवेल दिस डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है। स्टैट्यूट ने कॉन्सिक्वेंशियल में क्या रखा, रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करवाना, लोगों को रिहेबिलिटेट करना, इफ दे आर अपरूटेड, इफ दे आर अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स, राइट। बट उन्होंने ये अब कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट नहीं ना हो सकता कि उड़ के जाएंगे और कॉटेज को आग लग जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी डिपेंडेंट रेलवेज थी, उनके नेग्लिजेंट एक्ट को देखते हुए प्लेंटिफ को कॉम्पेंसेशन जो थी वो अवेल हुई थी। इट मीन्स कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का भी डिफेंस हम तब अवेल कर सकते हैं जब हमारे पार्ट में नेग्लिजेंस नहीं है। तो नेग्लिजेंस जहाँ पे नेग्लिजेंट एक्ट होगा वहाँ पे दिस डिफेंस कैन नॉट बी अवेलेबल। सो थैंक यू सो मच गाइज। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई